वेलकम बच्चों, नवोदय एकेडमी में मैं हूं अरुण चौधरी। हम नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आज ये हमारा बड़ा टेस्ट होने वाला है, जिसमें हमारे 20 प्रश्न रहेंगे। आपको अपने प्रश्न के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है। अंत में आपको बताना भी है कि आपको कुल कितने नंबर आए। जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने नाम लिख देना है, कौन कौन लोग इसको लाइव देख रहे हैं। तो आइए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो पहला प्रश्न आपका 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो हमको इसमें बताना होगा। देखिए, अब अभाज्य संख्या ये है कि आपको 1 से 100 तक अभाज्य संख्या अगर याद है तो इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। बस इसका, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको 1 से 100 तक अभाज्य संख्या याद है तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। तो 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है हमारी 25, जिसमें 2 से लगा के कहाँ तक होती है हमारी 97 तक होती हैं। तो इस प्रकार हमारी 1 से लगा के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 25 टोटल अभाज्य संख्या होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी वाला आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, आपके सामने कुछ संख्या दे रखी है, जिसमें हमारा है 245, 765, 209, 987 और 819। इनको आरोही क्रम में लिखे। इन सभी को आपको आरोही क्रम में लिखना है। सभी को आपको आरोही क्रम में लिखना है। अब आरोही क्रम आपको पहले समझना होगा कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। तो आरोही क्रम का एक और हम नाम बोलते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले हम लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ी और एक क्रम चलता रहता है। देखिए, आरोही क्रम में सबसे पहले आता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर आता हमारा सबसे बड़ा। मतलब हमको बढ़ते हुए क्रम में चलना होता है। तो इस क्रम को बोलते हैं हम आरोही क्रम। तो हमको हमारे सामने जो संख्या दे रखी है, इनको हमको आरोही क्रम में लिखना है। देखिए, आपके सामने 2 प्रकार के क्रम होते हैं। एक होता है हमारा आरोही क्रम, एक और होता है हमारा अवरोही क्रम। तो आरोही और अवरोही क्रम में अवरोही क्रम जो हो जाएगा वो होता हमारा घटते क्रम। उसमें हम संख्याओं को बड़े से छोटी की ओर लिखते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कौन सा क्रम पूछा गया है? तो आरोही। तो परीक्षा में आपसे आरोही भी पूछता है और अवरोही भी पूछता है। तो आरोही क्रम में हमको सबसे पहले लिखना है सबसे छोटा। तो हम इस संख्या में सबसे छोटा ढूंढने वाले हैं। तो जो सबसे छोटा है हमारा वो है यहाँ पे 209। तो हम सबसे पहले 209 को रखेंगे। तो देखिए, विकल्प नंबर ए में भी 209 नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में। तो डी में, क्योंकि देखिए इस प्रश्न में हमारा विकल्प नंबर डी में सबसे पहले सबसे छोटा है 209। अब 209 से बड़ा है हमारा 245। तो दूसरे नंबर पे कौन आना चाहिए? 245। तो ये यहाँ पे लिखा है। अब 245 से बड़ा है 765। तो हमने ये लिख दिया 765। फिर उससे बड़ा है 819। फिर हमने लिख दिया 819। और फिर सबसे बड़ा है 987। तो हमने लिख दिया 987। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें हमको आरोही क्रम में लिखना था। तो हमारा कौन सा उत्तर आ गया? विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर आ गया है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सी संख्या 5 से विभाज्य नहीं? विभाज्य नहीं का मतलब होगा ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5 से पूरा भाग नहीं जाता है। पूरा भाग का मतलब होगा शेषफल जो है कुछ ना कुछ हमारा बचेगा। शेषफल अगर हमारा 0 नहीं है तो 5 से विभाज्य नहीं होगी। तो देखिए, अब इसमें हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम चारों विकल्प में भाग लगा के देख सकते हैं, और दूसरा विकल्प है हमारे पास हमको 5 से विभाज्य का नेम याद होना चाहिए। तो हम इसमें लगाने वाले हैं 5 से विभाज्य का नेम। 5 से विभाज्य का नेम है कि वह संख्या जो जिसका इकाई का अंक 0 और 5 हो, उसमें 5 से पूरा भाग जाता है। तो इस संख्या में हम देख रहे हैं विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए में भी इकाई का अंक 0 है, तो इसमें 5 से भाग जाने वाला है। विकल्प नंबर बी में 6 है, तो इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा। विकल्प नंबर सी में इकाई का अंक 5 है, तो इसमें 5 से भाग जाएगा। और विकल्प नंबर डी है, इसमें भी इकाई का अंक
5 है, तो ए, सी और डी में तो पूरा भाग हमारा जाने वाला है। हमारे सवाल ने पूछा है भाग नहीं जाएगा, आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। कुछ बच्चे क्या होंगे, कौन सी संख्या 5 से विभाज्य और ए लगा देंगे, वो प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ेंगे। आपको पूरे प्रश्न को पढ़ना। उसने पूछा कौन सी संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, उसका उत्तर विकल्प नंबर बी आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने तीसरे प्रश्न का विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है एक दिन में कितने मिनट होते हैं। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं। तो हमको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, यह भी हमको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में हमको पता है 24 घंटे होते हैं। और जब एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो मतलब हमको 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं ये पता करना होगा। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे 60 में 24 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमको एक का पता है और जब एक का पता है और अधिक का पता करना है तो गुणा करेंगे। तो 4 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24, क्योंकि हमारी एक संख्या का हमने गुणा कर दिया इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे क्रॉस। फिर 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 2 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 12। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो 0, 4, 4 और 1 क्या है हमारा 1440 मिनट। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। एक टीवी का मूल्य 12,000 रुपये है, तो 18 टीवी का मूल्य क्या होगा। देखिए एक टीवी का मूल्य इसने कितना दे रखा है, 12,000 रुपये दे रखा है और हमसे कितने का पूछा है, 18 टीवी का मूल्य पूछा है। तो जब हमको एक टीवी का मूल्य पता हो और 18 टीवी का मूल्य पता करना, मतलब हमको एक का मूल्य पता है, एक का मूल्य पता है और कितने पता करना है, ज़्यादा का पता करना है। तो जब हमको एक का पता है और ज़्यादा का पता करना हो तो हम क्या कर देंगे, उसमें गुणा कर देंगे। तो 12,000 में किसका गुणा कर देंगे, हम 18 का गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो 8 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0, 8 में 0 का गुणा करेंगे 0, 8 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16, हासिल 1, 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 और 1 9। तो ये हमने पहले 8 का गुणा किया, फिर हम एक क्रॉस लगा देंगे। अब 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो हम जोड़ेंगे तो 0 हमने ऊपर से उतारा 0, 0 जोड़ा तो 0, 6 में 0 को हम जोड़ेंगे तो 6, 9 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 11, हासिल 1, 1 और 1 2। तो मैं कितना आ गया, 2,16,000। मतलब एक टीवी का मूल्य अगर 12,000 रुपये हैं तो 18 टीवी का मूल्य कितना हो जाएगा, 2,16,000 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आ रहा है, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर। देखिए इसमें विकल्प नंबर बी में 21,600 लिखा है। ठीक है, एक जीरो की कमी है, इसलिए आपको विकल्प को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है 2.45 गुणित 1.8 को सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब होगा आपको जो चिन्ह दिख रहा है उसको आपको हल करना है। तो हमारे सामने 2 दशमलव की संख्या दे रखी है, 2.45 और 1.8। इन दोनों का हमको क्या करना है, तो इन दोनों का हम गुणा करते हैं। तो दशमलव का गुणा हम कैसे करते हैं, तो देखिए अभी हमको दशमलव से कोई मतलब नहीं है, हम पहले सामान्य गुणा कर लेंगे। अभी हम समझेंगे किन संख्याओं के बीच में कोई दशमलव नहीं है। तो 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 40 आता है, 40 के हम लिखेंगे यहाँ पे 0, हासिल जो आया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 8 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो
32, 32 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 36, 36 के 6 हासिल 3, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16, और 16 में अगर हमने 3 को जोड़ा तो कितना आएगा, 19 आएगा। अभी हमको दशमलव से कोई मतलब नहीं है, अभी हम सामान्य गुणा ही कर रहे हैं। जिस प्रकार हम सामान्य गुणा करते हैं ऐसे ही करना। अब इस संख्या का हमने बोल दिया पाड़ा तो हम लगा देंगे क्रॉस। अब 1 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 5, 1 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 4, और 1 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 2। अब हम इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए अभी तक मैंने दशमलव की बात नहीं की, ये हम दशमलव का चाहे गुणा कर रहे हैं लेकिन हम सामान्य गुणा की ही तरह करते हैं। 0 में क्रॉस को जोड़ा तो 0, 6 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो 11, हासिल आएगा 1, 9 और 1 10, 10 और 4 हमारे हो गए 14, 14 के 4 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4, कितना आया हमारा 4410। लेकिन अभी ये हमारा क्या है, उत्तर नहीं है। अब हमको दशमलव इसमें लगाना है तो हम ढूंढेंगे कि देखिए ऊपर वाली संख्या जो है इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 और 2 अंक है, और नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक है, 1। मतलब टोटल कितने अंक हो गए हमारे, टोटल दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 4, 1 5 और 1 8, टोटल 3 अंक है। तो हम पीछे से जो हमारा उत्तर आया है इसमें पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1 2 3, तो हमारा दशमलव कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। मतलब हमारा उत्तर जो आया है 4410, इसमें हमको पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना। तो 1 2 3 हम कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे। तो हमारा उत्तर आ गया 4.410। तो कौन सा विकल्प आ रहा, देखिए अब आपको इसमें 4.410 जो है नहीं दिखाई दे रहा है। कारण क्या है कि ये जो विकल्प नंबर ए है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें क्या है कि जो आखिरी में 0 है उसको इसने हटा दिया है, तो आखिरी में जो 0 होता है उनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, 24 के गुणनखंड है। देखो गुणनखंड का मतलब होगा कि जो 24 है इसमें कौन कौन सी संख्या से पूरा भाग जाता है, इसके हमको गुणनखंड लिखना है, इसके हमको टुकड़े लिखना है। या हम ऐसा देख सकते हैं कि जो 24 है ये कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो इससे हमको गुणनखंड मिल जाएगा। तो हम 24 को देखते हैं, तो सबसे पहले 1 के पहाड़े में, क्योंकि 1 के पहाड़े में तो सभी संख्या आती है। फिर 24 में 2 से पूरा भाग जाता है, तो 2 क्योंकि सम संख्या है इसलिए 2 के पहाड़े में आता है। फिर 3 का पहाड़ा अगर 8 बार बोलेंगे तो भी हमारा 24 आएगा। 4 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 24 आएगा। 5 के पहाड़े में नहीं आता है, फिर 6 के पहाड़े में आता है। फिर हमारा 8 का पहाड़ा अगर 3 बार बोलेंगे तो 24 आएगा। फिर 9 के पहाड़े में नहीं आता है, 10 में नहीं आता है, 11 में नहीं आता है, फिर हमारा आएगा 12 में, और फिर हमारा आएगा 24 में। तो ये हमने इसके क्या कर दिए है, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो 24 है इसमें कौन कौन सी संख्या से पूरा भाग जाता है, या ये 24 कौन कौन से पहाड़े में आता है। तो ये जो 24 है ये 1 के, 2 के, 3 के, 4, 6, 8, 12 और 24 के पहाड़े में आता है। तो हमारा कौन सा हो गया, विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो गया है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि जो संख्या होती है वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक होती है प्राकृत संख्या और एक होती है पूर्ण संख्या। तो जो प्राकृत संख्या होती है उसकी शुरुआत होती है 1 से लगा के अनंत तक हमारे सामने चलती है ये, और एक होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की शुरुआत हमेशा 0 से होगी। 0 1 2 3 4 5 6 और ये लगातार चलती रहेगी अनंत तक। तो हमारे सवाल ने यहाँ पे दे रखा है प्रथम 6। प्रथम का मतलब होगा शुरुआत की 6 पूर्ण संख्याओं को हमको जोड़ना है। तो देखिए शुरुआत की प्रथम 6 पूर्ण संख्या कौन सी है, एक तो 0 हो गया तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0, फिर 1 हो गया तो हमने लिख दिया 1, फिर हो गया 2, ये 2, फिर 3 3, 4, ये 4, ये 5, ये 5। अब देखिए
उसने बोला है कि आपको सिर्फ 6 लेना है, तो मतलब उसने ऐसा नहीं बोला है कि 6 तक लेना है, उसने बोला 6। तो देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब इनको हमको जोड़ना है, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1, 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 को जोड़ेंगे 10, और 10 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो 15 उत्तर आएगा। तो इस प्रकार हमारा कौन सा उत्तर आ जाएगा, हमारा उत्तर विकल्प नंबर सी आ जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आपके सामने एक संख्या दे रखी है, उसको आपको शब्दों में लिखना है। तो हमारा संख्या लिखने का सामान्य सा है नियम कि हम क्या करते हैं, 4 डिब्बे बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। ये हमारा होता है इकाई का, ये हमारा होता है हज़ार का, ये हमारा होगा लाख का, और ये होगा करोड़ का। इकाई के घर में हम रखते हैं 3। तो हम इस संख्या में सबसे पीछे के 3 अंक कौन कौन से, 610। तो हमने रख दिया 6 1 0। फिर हम दो अंक रखेंगे, तो फिर 2 अंक हमारे हैं 0 और 8, तो ये हमने रख दिया 0 और 8। फिर 2 अंक हमारे 55, तो हमने रख दिया 5 और 5, और फिर हमारे 2 अंक के 70, तो ये हमने रख दिया 70। तो अब जो जिस घर में है उसको हमको ऐसा पढ़ना है, तो हम इसको आगे से पढ़ेंगे, 70 करोड़। तो हम देखेंगे 70 करोड़ कहाँ पे लिखा है, तो देखिए बी और सी में तो 7 करोड़ लिखा है, तो बी और सी तो हमारा उत्तर नहीं होगा, सॉरी बी और डी। अब हमारे पास में है ए और सी, तो 70 करोड़ 55 लाख। अब इस सी में 55,000 लिखा है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। क्या हो जाएगा, 70 करोड़ 55 लाख 8,610। तो कौन सा हो जाएगा, 90 का हमारा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। आपको यहाँ पे 1 किलोमीटर में बताना है मिलीमीटर। तो हमने सीखा है कि किलो हमारा सबसे नीचे होता है और मिली कहाँ पे होता है, हमारा सबसे ऊपर। तो हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हमको लिख देना है 1। फिर किलो के बाद में हमको देखना है कि बीच में कौन आ रहा है, तो बीच में हमारा आ रहा है हेक्टो, डेका, फिर हमारा आएगा मीटर, फिर डेसी, और फिर सेंटी। तो कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो हम कितने जीरो लगा देंगे, 6। 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा आ जाएगा हमारा, विकल्प नंबर ए में हमारे सामने 1000 लिखा है, बी में 100 लिखा है, और सी में कितना लिखा है, सी लिखा है 6 जीरो है। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, 10वीं का विकल्प नंबर 6 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझना है तो एक वीडियो दे रखा है, उसमें आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। 40,601 का विस्तारित रूप बताना है। विस्तार का मतलब होगा फैलाते हैं किसी को, तो इस सवाल को हम फैलाने वाले हैं। तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले 4 है तो हम लिखेंगे 4। उसके बाद कितने अंक, 1 2 3 4, तो हम 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। फिर हमारा है 5, तो हम लिखेंगे 5, और फिर कितने अंक, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। 6, तो 6 के बाद कितने अंक, 1 और 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर जीरो को हम जीरो लिखेंगे, और फिर है हमारा +1। तो हमने इसका विस्तारित रूप लिख दिया है। तो हम देखेंगे हमारा कौन सा उत्तर आ रहा है, तो हमारा उत्तर नंबर आ रहा है बी। तो जिन बच्चों ने इसका बी बताया है उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, 5,678 में कितना जोड़े कि 7,000 हो जाए। मतलब ये जो 5,678 है, इसमें हम कितना जोड़े कि 7,000 हो जाए। तो हमारे पास में 2 तरीके, या तो हम विकल्प से एक एक विकल्प को लेके देख लें, उसमें जोड़ के देख लें तो हमारा 7,000 आ जाएगा। या हम क्या करेंगे, 7,000 में से 5,678 को माइनस कर देंगे तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा, इसको उधार देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6, ये 10 है तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा 9, और ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 गए तो हमारे बच्चे 2, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 6 गए तो 3, और 6 में से 5 गया तो 1। कौन सा आ रहा है, विकल्प नंबर बी। अगर आप इसमें
1322 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 7000 मिल जाएगा। तो 8 में 2 को जोड़ेंगे 10, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हासिल 1, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7। तो इस प्रकार हमारा कौन सा आ गया, विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। जो बच्चे जल्दी नहीं कर पा रहे हैं उनको क्या करना है कि वीडियो को रोक देना है और फिर उसका हल देखना है। तो प्रश्न नंबर 13 है, सही कथन का चयन कीजिए। देखिए अभी आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से सही विकल्प को आपको चुनना है। इसका मतलब ये होता है, तो पहला विकल्प है 57 क्या एक अभाज्य संख्या, तो नहीं 57 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 से पूरा भाग जाता है। 101 सम है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें इकाई अंक क्या है हमारा 1 और 1 हमारी सम संख्या नहीं है, तो ये कथन गलत है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो लीप वर्ष में होते हैं हमारे 366 दिन, और उसमें उस साल में कौन सी होती है, फरवरी, तो उस साल में जो फरवरी होती है वो होती है हमारी 29 दिन की। कोई वर्ष लीप वर्ष है या कैसे नहीं है, कैसे पता करेंगे, तो अगर उसमें 4 से पूरा भाग जाता है, जैसे मान लो 2004, अगर आप इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो पूरा भाग जाएगा, तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। तो 4 5 20, 0 और 4 एकम 4, तो जिस संख्या में 4 से पूरा भाग जाता है वो लीप वर्ष होगा, उसमें फरवरी 29 दिन का होता है। तो ये विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही दे रखा कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। फिर विकल्प नंबर डी है, 1 किलोग्राम में 10,000 ग्राम होते, नहीं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, 12.78 भागित 100 को सरल कीजिए। देखिए आपको इसमें 12.78 में किससे भाग लगाना है, 100 से भाग लगाना है। तो हमने इसके बारे में चर्चा की है कि जब भी आपको भाग लगाना होगा तो हम इसको इसे बटे में लिख सकते हैं, भाग का मतलब बटे भी होता है ना, तो ये हमने इसको लिख दिया बटे में। अब चूंकि इसमें पहले से दशमलव है और हम इसमें 100 से भाग लगा रहे, क्योंकि हमारा एक नियम है 10 से भाग लगाने का, 100 से लगाना है, 1000 से लगाना है, या हमको 10,000 से लगाना, तो ये हमारे लिए आसान है। तो यहाँ पे कितनी जीरो है, 2, तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को 2 अंक इधर और खिसका देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, 0.1278। तो हमारा कौन सा उत्तर आ जाएगा, विकल्प नंबर 20 का आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी हमारे सवाल में 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, तो हम उसमें भाग नहीं लगाते। तो कौन सा आ जाएगा, विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर जो 15 है वो आपका व्यंजकों का सरलीकरण है। व्यंजकों का सरलीकरण है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्यंजकों के सरलीकरण में हम सबसे पहले क्या करते हैं। तो व्यंजकों के सरलीकरण में हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करते हैं, क्योंकि इसमें रेखा कोष्ठक नहीं है, है ना, इसमें छोटा कोष्ठक है डायरेक्ट, तो हम सबसे पहले इस कोष्ठक को हल करते हैं। तो इस कोष्ठक को हल करेंगे तो हम बाकी सवाल को ऐसा कैसा लिख देंगे, 16 + 12 प्लस, चलिए इसमें इसका गुणा करेंगे तो 12, और 12 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो 12 में अगर हमने 6 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा हमारा, 18 आ जाएगा। अब 18 और 12 को हम जोड़ेंगे, तो 18 और 12 को अगर हमने जोड़ा तो कितना आएगा, 30, और 30 और 16 को जोड़ेंगे तो 46। तो इसका कौन सा उत्तर आ जाएगा, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप धीरे कर पा रहे हैं तो आपको वीडियो को रोक लेना है पहले, ठीक है, पहले आपको कॉपी में उसको हल कर लेना है और फिर वीडियो में उसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 बहुत आसान है, निम्न में कौन सम संख्या नहीं है। तो हमारी सम संख्या कौन नहीं है, बस इसको हमको पहचाना। तो सम संख्या की क्या पहचान है कि जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो हमारी सम संख्या होगी। तो इसमें देखिए इकाई अंक 8 है, तो 8 हमारी सम संख्या की पहचान है, मतलब ए सम संख्या है। 0 भी एक सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या की पहचान है। 9, तो 9 हमारी सम संख्या नहीं है।
और इसमें दे रखा है 2, तो 2 हमारी सम संख्या है। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, विकल्प नंबर सी। देखिए इसमें इसने पूछा है, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा है नहीं है, तो ये नहीं पूछा है, ठीक है नहीं कि कौन सम संख्या है, तो कौन सा आ जाएगा, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, यदि पेन के एक पैकेट में 35 पेन आते हैं तो 15 पैकेट में कितने पेन आएंगे। देखिए एक पैकेट है, मान लीजिए कोई पेन का एक पूरा पैकेट है और उसमें टोटल 35 पेन आते हैं। अब ऐसे टोटल उसके पास में कितने पैकेट है, तो ऐसे टोटल उसके पास में टोटल 15 पैकेट है। तो एक पैकेट में आते हैं 35, तो 15 में कितने आएंगे, तो एक का दे रखा है और अधिक का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे। तो हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 25 हासिल 2, 5 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 15, 16, 17 गुणित 1 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 5 और 1 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 3। अब हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। 5, 7 और 5 12 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 525। तो कौन सा उत्तर आ जाएगा, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में देखिए आपके सामने एक संख्या दे रखी है, लेकिन इसमें कुछ भी शब्दों में नहीं लिखा रखा है, हिंदी में कुछ नहीं लिखा है कि ये करना है। तो आपको इसका चिन्ह देख को समझना है। इसके बीच में चिन्ह काय का है, प्लस का, मतलब इन सभी संख्याओं को हमको जोड़ना है और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसकी जगह हमको इसका उत्तर को बताना है। तो देखिए अब इसको जोड़ने का तरीका समझ लिए। सबसे पहले हम सबसे जो पहली वाली संख्या है उसको ऐसा कैसा लिखते हैं, तो हमने सबसे पहले इस संख्या को ऐसा कैसा बिल्कुल लिख लिया है। जब हमको 23 लिखना है अगली संख्या, क्योंकि हमारी 23 है, तो इस 23 को लिखना है तो हम एकाएक अंक लिखेंगे 3 और फिर हम लिखेंगे 2। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको आगे से लिखना प्रारंभ करते हैं, जो कि उनका तरीका गलत होता है। हमेशा संख्या को आपको इकाई के स्थान या पीछे से लिखना है। फिर हमारी अगली संख्या 671, ये वाली संख्या है, तो हम इसमें सबसे पहले इस 1 को इस इकाई के अंक के नीचे लिखेंगे। फिर आगे है 7, तो हम इस 7 को लिखेंगे और फिर आगे है 6, तो हम इस 6 को लिखेंगे, ठीक है। ये आगे जगह खाली हो रही, इससे हमको कोई मतलब नहीं। फिर लिखा है 5, तो इस 5 को हमको सबसे पीछे लिखना है और फिर इनको हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 को जोड़ेंगे 6 और 6 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 11 हासिल हमारा 1 आया। 1 में 6 को जोड़ेंगे 7, 7 में 2 को जोड़ेंगे 9 और 9 में 7 को जोड़ेंगे तो 16 हासिल फिर से हमारा 1 आया। 7 और 1 8 और इस 8 में हमको 6 को जोड़ना है, तो 8 और 6 होते हैं 14 हासिल 1 और 8 और 1 कितना हो गया, 9। तो हमारा उत्तर आ गया 9461, विकल्प नंबर बी। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, हमारा प्रश्न नंबर 19 है, आपके सामने है। एक और प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20 है। इन 2 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपको आपके कितने प्रश्न सही है इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।